हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ आर यू? वेरी फाइन। अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस, और सब्जेक्ट आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस है हमारा। और इस पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर हम लोग कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा, रजवाड़ों का विल, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 ऐसे कंटिन्यू बना रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमें 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर, पॉलिटिकल साइंस को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने नोट्स आ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग आराम से देखिए और इसको समझिए। टेक्स्ट बुक्स ज़रूर पढ़िए। ये टेक्स्ट बुक्स मतलब पाठ्य पुस्तक जो आपके पास मिली हुई है सिलेबस की, उसको पढ़ना है। टेक्स्ट बुक का मतलब हो गया पाठ्य पुस्तक, और वो आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत स्कूल में आपको क्लास टीचर देते होंगे, और उसके बाद में यदि आपने ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मस्त, कोई प्रॉब्लम इधर आने वाली नहीं है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, वैसे मैं होने नहीं दूंगा। किसी भी हालात में आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझा ही दूंगा। कोई ऐसा कंटेंट नहीं जो आपको टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में, और उसमें से मैं आपको यहाँ डिस्कशन ना करूँ, चर्चा ना करूँ। एकदम सीक्वेंस वाइज छोटी छोटी बातों को लेकर मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन रहता है, ऐसा मैं डीप में पूरा यहाँ पढ़ाता हूँ। तो आप लोग टेंशन देना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, वीडियो अच्छे से पूरा देखिए, स्किप करके आगे मत चलिए। स्किप का मतलब 20-20 मिनट ब्रेक करके 1 मिनट देगा, फिर आगे चले गए, फिर आगे चले, ऐसा मत करिए। पूरा वीडियो आराम से देखिए। उसके बावजूद आपको समझ नहीं वैसे होगा नहीं, 100% कह रहा हूँ, समझ में आएगा ही आएगा, बट परंतु कुछ नहीं लगेगा आपके साथ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए हमारे लिए, अच्छी बात है। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो दोनों का बेनिफिट है ना। आप मेरे से जुड़िए, मैं आपसे जुड़ता हूँ, तो ये हमारा दोनों का काम अच्छे से हो जाएगा। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रजवाड़ों का विलय हम पढ़ रहे थे, क्या नेशन बिल्डिंग को लेकर पढ़ रहे हैं। उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ क्या थी, समझाया। ये मैंने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। फिर मैंने बताया था स्टार्ट में नेशन क्या होता है, व्हाट इज नेशन, स्टेट पूछा था, कंट्री के बारे में, ये सब हम लोग डिस्कशन किया हुआ है पहले वाले वीडियो में, जरूर देख लेना आप। और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा था जो विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान को लेकर, 2 टुकड़े हो गए थे, ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से किए। और उसके बाद में क्या हुआ, विभाजन होने की प्रोसेस क्या थी, प्रोसेस होने के बाद में कौन कौन से उसके रिजल्ट आए थे, परिणाम क्या निकले थे। ये सब चीज़ें हम पहले के क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना मेन जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रजवाड़ों का विलय। विलय का मतलब क्या होता है, एकीकरण होता है, रजवाड़ों का विलय। और फिर देर का इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। रजवाड़ा का मतलब होगा यहाँ देसी रियासत है भाई। आपकी बुक्स में रजवाड़ा वर्ड यूज किया हो, इसलिए मैंने यहाँ रजवाड़ा लिखा है। मतलब होता है जहाँ पर राजा लोग रूल करते, शासन करते हैं, उनको बोला है रजवाड़ा। इसको हम लोग हिंदी में रियासत भी बोलते। रजवाड़ों को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में एक और वर्ड भी आता है रियासत, देसी रियासत। इतना याद रखिए, देसी रियासत, रियासत, ये देसी रियासत थी। इसका भारत में विलय कैसे हुआ, मतलब ये स्टार्टिंग में चैप्टर हमने पढ़ना है कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति है, उसमें स्टार्टिंग में कैसे हम लोगों को एक देश यूनाइट कैसे हुआ था, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण किया था। जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं लास्ट में, वो हमारा पॉलिटिकल साइंस में, इट मीन्स राजनीति विज्ञान में पहले नंबर पर आता है। समझ रहे ना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपके बाद 12th में दोनों सब्जेक्ट हैं, तो आपका डबल बेनिफिट है, क्योंकि आप हिस्ट्री का बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटिक्स में आते हैं, पॉलिटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं। इसलिए हमारे दोनों को क्या करता है, हेल्प करता है। और मेरा इन दोनों सब्जेक्ट पर पकड़ है, वैसे भी हिस्ट्री पॉलिटिकल पूरा सोशल साइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी आप क्वेश्चन पूछोगे मैं एनी टाइम रेडी रहता हूँ। तो हम लोग ये पढ़ रहे देसी रियासत। अब इसमें हमने क्या कहा, इसको देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, याद रख लेना। प्रिंस का मतलब क्या हुआ, राजा, राजा का पुत्र, प्रिंस, प्रिंसली स्टेट। अब देखो ब्रिटिश इंडिया के क्या थे, 2 हिस्से थे। कितने थे भाई, ब्रिटिश इंडिया के मतलब जो ब्रिटिश भारत है उसके 2 पार्ट थे। कितना, एक तो ब्रिटिश इंडिया वाला कौन, जहाँ डायरेक्ट कौन किसका रूल होता है, देखो एक नंबर ये है और 2 नंबर ये है। मैंने अलग से डिवाइड किया हुआ है।
बुक्स में ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने निकाल के इधर आपके सामने रखा है। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, एक नंबर से कौन सा हो गया इंडियन प्रोविंस अंडर ब्रिटिश रूल। जो मेन डायरेक्ट किसका रूल चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था, उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, मेन ब्रिटिश प्रांत कुल मिला के। ये वैसे कितने थे हमारे पास, 12 थे, मेन कितने थे, 12 थे। और अब यहाँ कौन आ गया, देसी रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट आ गया। प्रिंसली स्टेट में इट मीन्स देसी रियासत है। ये तकरीबन कितनी थी, 565, 565 क्या थी हमारे सामने, देसी रियासतें थी। अब ध्यान दो आप लोग, 12 तो हमारा ये मैन है ब्रिटिश प्रभुत्व वाली या ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं, और ये 565। इसमें बहुत सारी ऐसी थी जो अपने आप को क्या मानती थी कि हम तो अलग कंट्री के समान है, अपना तो अपना खुद का क्या है, आइडेंटिटी है, पहचान है। तो इसको एक करना कितना बड़ा टिपिकल काम था। और उस समय हमारे गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसी सरदार नहीं बने, वो उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। ऐसे ही उनको लोह पुरुष नहीं मानते। लोह पुरुष बनने के लिए उन्हें क्या पढ़ना पड़ता है, लोहे जैसा तपना भी पड़ेगा ना। ऐसे तो किसी ने बोल लिया गया ये व्यक्ति आयरन मैन है, लोह पुरुष है, कैसे हो गया, नाम से नहीं होता है, काम करेगा तभी उसका नाम होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये 565 रियासतों को ही अपने भारत में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया, और 100% कि एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए बाकी सबका पूरा समाधान करके गए थे। पहले नहीं गई, जम्मू कश्मीर का भी कर देंगे, कर लेते, लेकिन उससे पहले उनकी डेथ हो गई और थोड़ा मैटर और फैल गया। जब हम जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कशन करेंगे तब उनके बारे में ज़रूर बताएंगे क्या क्या हुआ था। पहले हम इसमें पढ़ना जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में दे रखा है चैप्टर नंबर 1 में, उतना डिस्कशन करते हैं और बात की चीज़ें बाद में करेंगे। आपको समझ में आ गया, दो कौन सा, एक तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाला जिसको ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं, और सेकंड हो गया देसी रजवाड़े, देसी रियासत 565। याद हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, तो मस्त। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबको दिख रहा होगा इधर इंडिया का मैप दिख रहा है अच्छे से। अब यहाँ क्या बोल रहा है, भारत विभाजन के पहले और बाद, ये दोनों चीज़ें देखनी। एक तो विभाजन हो गया उस टाइम का, और इसकी विभाजन के बाद का। विभाजन मतलब हमारा पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद और उससे पहले। अब ये देखो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत को हमने कौन से कलर में दिखाया है भाई, दिख रहा है आपको, येलो कलर है। पीला कलर किसके लिए यूज किया है, ब्रिटिश भारत के लिए यूज किया है। और बाद में एक और देर का ब्लू कलर, जो नीला कलर है, वो किसके लिए यूज किया है, पानी वाला कलर, ये यूज किया है तो देसी रियासतें हैं या रजवाड़े हैं उनके लिए यूज किया हुआ है। और एक रेड दो लाइन आपको दिख रही डॉट में टिक 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 ऐसा लाइन, वो हमारी क्या स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं हैं। तो स्वतंत्र भारत का मतलब क्या हुआ, जब हमें आज़ादी मिल गई तो उसके बाद में जो अभी एक एट प्रेजेंट जो हमारा मैप है वो कैसा दिखता है, वो हमारे लिए रेड कलर में टिक टिक यूज किया हुआ है। ये यहाँ से देखो, इधर आपको पूरा समझ में आना चाहिए अच्छे से। इंडिया का मैप जरूर देखो, चाहे भूगोल हो, राजनीति हो, इतिहास हो, हमें मैप के बगैर काम नहीं चलता है। ये देखो आप, ये पूरा एरिया क्या है, अभी का है भारत का, लेकिन अभी जो ऊपर बना रहा वो एक्चुअल हमारे पास नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसके ऊपर दावा तो करेंगे ना भाई। ये देखो इधर ऐसा पूरा एरिया क्या अभी का भारत है, ये पूरा भारत है, दिख रहा है आपको। अब इस भारत में देखिए ये पूरा कौन सा एरिया ले गया, ये ले गया पाकिस्तान। ये कौन लेके गया भाई, पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान से तो पहले भारत का ही था ना, अखंड भारत बोलते थे। ये भी कौन ले गया, पूर्वी पाकिस्तान। बाद में क्या बन गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश कब बना था, 1971, याद रख लेना। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश नाम से एक नया देश बना था, इतना याद रहेगा। और पाकिस्तान कब बना था, 1947, बाहर से अलग होकर एक नया देश बनाया जिसका नाम रखा पाकिस्तान। ये इतना समझो। अब देखो यहाँ पर मुंबई क्या है, प्रांत है। मद्रास क्या है, प्रांत, दो प्रांत हो गए। फिर देखो मध्य प्रांत, आपको याद कर लेना कौन कौन से मेन ब्रिटिश प्रांत कितने थे, लगभग 12 थे पूरे, ज़्यादा नहीं थे। ये हो गया मुंबई 1, मद्रास 2, मध्य प्रांत 3, बिहार 4, देखो इधर एक उड़ीसा भी था, बंगाल 5, आसाम 6, संयुक्त प्रांत 7, फिर आ जाओ इधर पंजाब 8, और फिर ये देखो सिंध 9, और इसमें एक और है इधर आएगा 10 आता है इधर। और ऊपर देखो
यहाँ आएगा पश्चिम प्रांत वाला ये एरिया, ये वाला एरिया पश्चिम प्रांत, ये आ गया 11। और फिर ये बीच में और रह गया भाई, नहीं 12 हमारे क्या थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे, कितना 12। और इसके अलावा जो बाकी कुछ बचा हुआ पार्ट हमारा किस में गया, चला गया था, बाकी बचा हुआ पार्ट था देसी रियासतें थी। क्या थी भाई, देसी रियासतें। अब देसी रियासत मैंने नाम में आप याद कर लीजिए यदि, तो मैप को देख के याद करना है, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे वहाँ याद करते नहीं है। मैं याद करवा रहा हूँ आपको, साथ में याद हो जाएगा। कौन कौन सी थी मैंने याद कर लो फटाफट। मैसूर देखो इधर, अभी मैसूर को क्या बोलते हैं, कर्नाटक बोलते हैं, टकाटक कर्नाटक मैसूर, याद रहेगा। और नीचे का एरिया ये थोड़ा सा पार्ट था इसका अपने किसका, हाँ या कुर्ग है, कुर्ग भी याद रखो, जो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वैसे ही कुर्ग केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, इधर बलूचिस्तान केंद्र शासित प्रदेश था, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे करके 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे 4। ये हो गया। हैदराबाद क्या थी उस समय की देसी एरिया से, हैदराबाद को हम पढ़ने वाले, ध्यान देना भी, इसी में पढ़ेंगे, इस क्लास में डिस्कशन करने वाला। ये हैदराबाद है पूरा, हैदराबाद देखो महाराष्ट्र टच होता है, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश मैन है, मद्रास है, इधर कर्नाटका है, और इधर मध्य प्रदेश वगैरह एरिया आता है, थोड़ा बात मध्य प्रदेश का पार्ट, ऐसा करके पूरा हैदराबाद से फैला हुआ था। फिर देखो पूर्वी रियासतें थी यहाँ पर भी मध्य प्रांत में कुछ एरिया वगैरह था ना, बंगाल में तो ज़्यादातर किसका एरिया था, हाँ, ब्रिटिश प्रांत का था। और ये वाला त्रिपुरा रियासतें थी, मणिपुर एक रियासत थी, और खांसी जो स्टेट ये भी क्या थी अपना में रियासत, कूच बिहार वाला छोटा सा एरिया ये भी रियासत। देखो इधर कितना एरिया, ये ग्वालियर रियासत है जो अभी मध्य प्रदेश में आता है। और फिर हम गुजरात में मैक्सिमम पार्ट क्या रियासत का, और राजस्थान तो पूरा बड़ा भरा पड़ा क्या रियासत। यहाँ तो 19 क्या थी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। और फिर ये बलूचिस्तान राज्य वगैरह ये पूरा रियासत, ये ऊपर देखो बहावलपुर, खेरपुर दिख रहा है, गिलगित, जम्मू कश्मीर, ये पश्चिम सीमांत प्रांत, ये सब क्या है रियासतें हैं। अब इतनी रियासतें कुल मिला के 500, छोटी मोटी मिला के कितना 565, ये क्या थी सब देसी रियासतें थी। अब ये 565 को हमें क्या करना है, एक करना, भारत में सम्मिलित करना। कैसे करेंगे, हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है या नहीं है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि पहले से हम लोग झगड़ रहे हैं। अब इसके बारे में आगे डिस्कशन करता हूँ, ध्यान देना ज़रूर। और ये नक्शा कोई फिक्स मैप से नहीं बना हुआ है, ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए आप लोग आराम से देखो इसको, और टेक्स्ट बुक्स में आपके दिया हुआ वहीं से मैंने उठाया इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, और आपको अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पॉलिटिकल साइंस क्लियर करा दूँ। कोई क्वेश्चन जाए ना बात, और मेरे से क्वेश्चन पूछना ज़रूर। मैं वीडियो में मोबाइल नंबर भी देता हूँ जिसमें आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए। अब ध्यान दो, हम यहाँ क्या दे रखा है, ये तो हमने क्या देखा, मैप देखा। अब मैप में क्या बता रखा है, यहाँ देखो लाहौर लेकर एक आपके जैसा दोस्त है, चाय पी रहा है ऐसे और दिमाग लगा रहा है क्या, काश जर्मनी की तरह हमारा भी क्या हो जाता है, एकीकरण, हमारा भी क्या हो जाता है एकीकरण। हम लोग जो जर्मनी जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी है ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा ना, विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वार, समकालीन विश्व राजनीति, तब जर्मनी के बारे में मैं क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। उधर पहले वाले चैप्टर में आ जाएगा कोल्ड वॉर वगैरह, शीत युद्ध में जर्मनी को 2 पार्ट हो गए थे। तो 1990 के आसपास, 1990 के आसपास जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि क्यों ना हम भारत और पाकिस्तान का भी क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए। क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को ख़त्म नहीं कर सकते क्या? बात तो बराबर कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं तो अमृतसर में क्या करूँगा, नाश्ता करूँगा, और लाहौर में लंच करना मेरा मन करता है कि मैं अमृतसर पंजाब में क्या करूँगा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, और लाहौर में क्या करूँगा, लाहौर में बोल रहा कि मैं लंच करूँगा दोपहर को। इतना ही दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, क्योंकि लाहौर और अमृतसर दोनों पहले किसके पार्ट थे, पंजाब के पार्ट थे। हम लोगों ने उसको अलग कर दिए, हम मतलब जो ब्रिटिश लोगों ने भारत को बंटवारा कर दिया। लेकिन ये गलत किया ना भाई, हमारे सामने कितनी प्रॉब्लम है, उधर रहने वाले लोग भी परेशान, इधर भी परेशान। तो ये कुल मिला के बोल तो ठीक रहा, अभी गवर्नमेंट हमारी यही बात कर रही है कि हमें भारत और पाकिस्तान एक होना चाहिए, अखंड भारत जिसका खंड ना हो। और फ्यूचर में हम लोग चाहते भी है एक हो जाए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब देखो क्या रियल में ऐसा हो सकता है क्या? फिर अब ये क्या क्वेश्चन पूछ रही गुड़िया, और मस्त ये बोल रही कि मुझे इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों ही झंडा प्यारा है। तो मतलब क्या हुआ, क्या ये बेहतर नहीं होगा हम एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना है और सम्मान
करना सीख जाए। ये बोल रही ऐसा क्यों करते हो भाई, ये लड़ाई झगड़े की बात गलत है ना। तो पाकिस्तान वालों को अभी हम भारत में लेके आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा करो, पाकिस्तान भी अपना अपना राष्ट्र है और तुम भी राष्ट्र हो, दोनों एक दूसरे की क्या करो, रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो और आराम से जियो और आगे बढ़ो, जियो और जीने दो, समझा करो तुम लोग। तो ये बात करी कौन, महिला बात करिए दोस्त। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा भारत का अखंड टुकड़े कर दिए। हम सदियों से एक भारत रहा है, जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यवर्त बोलते हैं, या फिर हम जिसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, जम्बू द्वीप वगैरह हम हिस्ट्री में पढ़ते भी है। और बाद में इन्होंने इंडिया बोला, ये तो हम 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, 7th में पढ़ा हुआ, इंडिया वगैरह कैसे बढ़ाया। तो ये ऐसी बात कौन करिए, महिला करिए। चलो इन दोनों की बातें ठीक है, अपने अपने स्तर पर दोनों ठीक है। हम लोग केवल अपना क्या करना है, जहाँ तक कोशिश हो पहले अपने राष्ट्र की, अपने देश की क्या करो, विकास करो, डेवलपमेंट करो उनका। और उसके बाद में जब हमारे सामने ऑप्शन होगा तो स्वतः है पाकिस्तान की जनता बोलेगी हम लोग भारत में जाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इतना कैपेबल करना पड़ेगा, हमें इतना क्षमता युक्त बनाना पड़ेगा कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। उधर से क्या उठ जाए, लहर उठ जाए कि हम लोग भारत में जाएंगे, उधर से विद्रोह स्टार्ट हो जाए, तभी हो सकता है संभव। इधर से हम कितना भी मारपीट करेंगे ऐसा संभव हाल फिलहाल नहीं है, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम रजवाड़ों की बात कर ली, दो हमारे सामने ऑप्शन थे। ये तो कौन कौन सा, पहले तो क्या थी, इस प्रांत, सेकंड हमने किसकी बात करी, देसी रियासतों की बात करी। ये तो दोनों हमने डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ देखो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है भाई, इसकी समस्या क्या है, समस्या तो कुछ तो है भाई। क्या समस्या भाई, समस्या सर ये है, देखो अंग्रेजी शासन की घोषणा, अंग्रेजी शासन ने घोषणा क्या की, क्या घोषणा हुई, भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ रजवाड़े भी क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो। ब्रिटिश जब यहाँ से प्लानिंग करके गए और उन्होंने 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन नाम का एक व्यक्ति था उन, और वो लास्ट हमारा ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी था और वायसरॉय भी था। उसने क्या बोला, 3 जून को एक योजना आई, क्या योजना आई भाई, 3 जून 1947, ये भारत पाकिस्तान का या भारत का बंटवारा या भारत की आज़ादी को लेकर क्या हुई, एक योजना आई जिसको माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसको जून प्लान या 3 जून योजना भी बोलते हैं, याद कर लेना भाई जो, हाँ फिर मत बोलना सर ने बताया नहीं समझाया नहीं था। 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, या भारत का विभाजन और भारत की आज़ादी को लेकर योजना आई थी, और इसको डिक्की प्लान के नाम से भी जानते हैं। अब इसने क्या बोला कि हम लोग भारत को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। ठीक है भाई, हमने कहा अच्छी बात है, आज़ाद करिए। लेकिन हमने अभी पहले पीछे क्या डिस्कशन किया था, 565 क्या थी, देसी रियासतें थी, वहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल नहीं था। अंदर अंदर कौन शासन कर रहा था, वहाँ के राजा लोग कर रहे थे अपने। और ये राजा लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या था, संबंध था, उनके साथ संधि बना रखी थी। अब बोला कि भारत को आज़ाद करते जा रहे हैं, तो ये 565 रियासतों को भी हम क्या बोल रहे हैं, तुम भी आज़ाद जाओ। अब इनके सामने क्या आ गया ऑप्शन कि हमारी मर्जी, हम भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए, और हम अपना आप को स्वतंत्र कंट्री के रूप में भी क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अब ये 565 रियासत क्या हो गई, आज़ाद हो गई। और ये बोले हमारी मर्जी, हम किसके साथ बहे, हमारा जो राजा करेगा वही हमारे लिए क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। ऐसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ऐसे बहुत सारे एरिया, त्रावणकोर, ऐसे बहुत सारे राजा थे, वो अपना को क्या मानते थे, हम लोग वैसे हम जोधपुर में, जोधपुर की जो रियासत है वो भी है, भोपाल वगैरह बीच में, ये सब क्या बोलने लगे अपना आप में, क्या हम लोग तो क्या है स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, अपना खुद का राष्ट्र, अपना खुद का क्या देश बनाएंगे। फिर तो भारत के पता नहीं ना जाने कितने टुकड़े होते, समझ रहे ना। ये हमारे सामने कौन, ये ब्रिटिश प्रॉब्लम करके चले गए 1 नंबर। फिर क्या हुआ, रजवाड़े कितने, 565 है। अब ये 565 में मतलब 5 लोग भी आगे आ गए ना, तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। 565 है, इसमें तो 5-10 लोग तो ऐसे होंगे ना जो क्या करेंगे, अपना आपको बोलेंगे हम तो आज से अपना राज्य चलाएंगे, अपना देश बनाएंगे। ऐसे आप यूरोप में देखिए छोटे छोटे कंट्री है, कुछ कंट्री महाराष्ट्र गुजरात से भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, समझ रहे ना। राजस्थान तो अपना इतना बड़ा एरिया है, मध्य प्रदेश इतना बड़ा एरिया, महाराष्ट्र इतना बड़ा एरिया, उससे भी कई गुना छोटे हैं, और फिर भी अपना में क्या है, कंट्री है या नहीं है। तो वैसे ही भारत में भी हो सकता है ना, भारत के अंदर नए नए कंट्री बन जाते। लेकिन उस समय हमारे गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम था सरदार, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है वो सोच समझ के क्या लेगा, निर्णय लेगा भाई।
वो सरदार है, और सरदार हमेशा क्या करेगा, हमारे भारत की हित को देकर ही क्या लेने वाला है, निर्णय लेने वाला। और वैसा ही उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए आपको याद करना है, उनका स्टेचू भी बना हुआ है क्या, यूनिटी को लेकर, एकता को लेकर। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा, देखो इधर, फिर वो रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे भारत या पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। मतलब क्या होगा, ये लोग अपने अकॉर्डिंग खुद का क्या बना सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रहना चाहे तो वो भी रह सकते हैं, इनकी मर्जी। जब ये साइन नहीं करेंगे तब तक ये न तो भारत में जाएंगे न पाकिस्तान में जाएंगे, समझ रहे ना। तो ये इनका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। लेकिन हमारे लिए क्या हो गई, भारत सरकार के लिए प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इधर। तो ये पहले हम अपने ही लोगों को क्या करें, भारत बनाए, तो पाकिस्तान बनने से प्रॉब्लम तो ये भी ज़्यादा थी हमारी। तो इतना आपने समझा। अब ये क्या है, फैसला लेने का अधिकार दे दिया, और ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या थी और अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा होता है। अब जो अखंड भारत था, एक तो पहले अखंड भारत को क्या कर दिया, खंड कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्ला और वेस्ट पाकिस्तान। अब दूसरा हमारे सामने क्या, 565 ये देसी रियासत भी। अब तो ऐसे तो अखंड रहेगा ही नहीं ना, टूट जाएगा हम लोग, हमारा इंटीग्रेशन कैसे होगा, हमारा एकीकरण कैसे होगा। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन था, समस्या थी। बुक्स जरूर पढ़ना, टेक्स्ट बुक्स। फिर क्या दे रखा है, सबसे पहले त्रावणकोर ये साउथ में आता है, हैदराबाद के और उसके कर्नाटक के आसपास। त्रावणकोर के राज्य ने आज़ादी की घोषणा कर दी। अब त्रावणकोर का जो राज्य है, वहाँ का देसी रियासत ने क्या किया, हम आज से आज़ाद, हम किसी के कंट्रोल में नहीं, अपना त्रावणकोर नाम का एक नया देश बनाएंगे, आज़ाद घोषित कर दिया खुद को। कौन, त्रावणकोर वालों ने। अब ऐसे हम आज़ाद करने लग गए तो भारत के तो कितने टुकड़े होंगे बताओ आप। जगह जगह आपको क्या मिलेगा, कंट्री मिलेगा। सब हमारा भारत नहीं। सर क्या बात कर, मैं बात सच्ची कर रहा हूँ, ऐसी होती घटना। लेकिन हमारा इतिहास गढ़ने वाले लोगों ने, जिसका हम इतिहास पढ़ते हैं, उन लोगों ने एक सही डायरेक्शन में लेके गए और हमको एक बड़ा राष्ट्र बना के दिया। फिर भी बाकी तो हालात हमारी ख़राब हो जाती ज़रूर। और इसके बाद में क्या, हैदराबाद के निज़ाम ने भी क्या कर दिया, आज़ादी की घोषणा कर। हैदराबाद के निज़ाम ने बोले कि हम तो तुमसे पहले आज़ाद हो गए, आज के बाद हम भी क्या एक देश बन जाएंगे, कंट्री बन जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम हैदराबाद फिर हो गया ऐसा। ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने क्या किया, अपने आप को राजा मानना स्टार्ट कर दिया। और भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो भोपाल के नवाब थे, वो संविधान सभा बनी थी हमारे। संविधान सभा का मतलब क्या हुआ, जो संविधान बनाने को लेकर एक सभा बनाई थी, असेंबली बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर। और वो हम पढ़ाऊंगा, मैं 11th क्लास में दिया हुआ। यदि नहीं पढ़ा आपने, जैसे आप 12th क्लास में, अभी पहले 12th क्लास का देख लीजिए, 12th क्लास कंप्लीट होता है, फिर आपको 11th क्लास का देखना है। 11th वाला कोई देख रहा है तो उसको मैं वीडियो क्लास आ जाएगा यूट्यूब पर, तो आपने उसमें डिस्कशन करेंगे ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। तो संविधान सभा बनाई। अब संविधान सभा में भोपाल के जो नवाब थे वो बोले कि हम लोग तो संविधान सभा में सम्मिलित हो गए ही नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो सोच रहे हैं कि हमारा खुद का हम संविधान बनेगा और अपने भोपाल रियासत को क्या बनाएंगे, एक नया देश बनाएंगे। भाई संविधान सभा में नहीं जा रहा तो मतलब क्या हुआ है, वह अलग थॉट रख रहा। और संविधान सभा किसके लिए, भारत के लिए। इसका मतलब भारत को भाग नहीं मान रहा, अपना खुद को भारत का भाग नहीं मान रहा है, अपना देश बनाना चाहता है। तो ये भी क्या था, ऐसे मैटर बन गया। कौन कौन, देखो त्रावणकोर हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल के नवाब हो गया। ये बहुत सारे लोग क्या थे, अपने आप को देश मानने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या हो गए, उतारू हो गए कि हम तो आज के बाद, पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे, आज के बाद हम भी स्वतंत्र और मन मर्जी से करेंगे। समझ रहे ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखो अब ये क्या है, हमारी एकता और लोकतंत्र के लिए क्या होगा, खतरा बढ़ने लगा। क्यों भाई बताओ। एकता तो मतलब क्या हुआ, जब हम 565 क्या है देसी रियासत है, 12 हमारे पास क्या थे, प्रोविंस थे। और ये सब क्या, ये तो हमें ब्रिटिश ने दे दिया, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, ये ब्रिटिश मैन ऊपर था, लेकिन नीचे किसका रूल था, इन्हीं राजाओं का रूल था। अब ये राजा बोल रहे कि हम लोग तो भारत के अंदर आएंगे नहीं। हमने बोला ए राजा प्लीज़ आजा, ए राजा प्लीज़ आजा। राजा का नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरी मर्जी, अभी मौका मिला मुझे देश बनाना अपना। तो मतलब क्या होगा, ये अपना अपना देश की एकता के लिए खतरा बना, नहीं बना, देश की एकता के लिए क्या हो गया, खतरा हो गया ना, एकता के लिए खतरा साबित होने लगे ये। अब इस खतरे से हमें क्या करना है, निपटना है, समाधान करना है। तो क्या करना है, इनको समझा बुझा कर, लाड प्यार से,
कैसे भी दुलार करके, कहीं जरूरत पड़ते वहाँ थोड़ा बहुत डंडा भी मार के क्या करना पड़ेगा, भारत में मिलाना पड़ेगा। अपने देश में क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा कंट्री बनाने के लिए हम इसको लाएंगे ही लाएंगे। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, अपने मनमर्जी से करने लग गए। और फिर देखो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, इंडिया भाई पहले क्या था, डेमोक्रेसी नहीं थी, हमारे ऊपर एक कंपनी आई थी, उसने शासन किया। बाद में वो कंपनी फिर 1857 की क्रांति के बाद में क्या बन गई, क्राउन का शासन आ गया, दूसरे देश का, मतलब कॉलोनियल शासन था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, ना तो हमें आज़ादी थी, मन मर्जी से शासन चलता था। अभी हमें क्या ले दे के लोकतंत्र मिला है, केवल सामने दिख रहा है, अभी उसका हमने यूज भी नहीं किया लोकतंत्र का अच्छे से। और ये लोग क्या हो गए कि हम लोग तो अलग से देश बनाएंगे, फिर प्रॉब्लम हमारे सामने। मतलब आप देखो, आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद में अब सिस्टम को कैसे चलाना, सभी लोग आपस में झगड़ रहे हैं। उनको हमें पहले यूनाइट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम आज़ादी का मजा ले पाएंगे। अन्यथा तो आज़ादी क्या लेंगे, फिर प्रॉब्लम कर देंगे ये लोग। अभी लोकतंत्र को लेकर खतरा होगा नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन, अब जो राजा मन मर्जी से क्या कर रहा है, अपना शासन चलाएगा। राजा मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र नहीं, कौन सा शासन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब मोनार्की सिस्टम हमारे सामने आ गया तो हमें लोकतंत्र कहाँ रहेगा। 3 शासन होते हैं, मोनार्की को बोलते हैं राजतंत्र, और फिर होता है कुलीन तंत्र, कुछ लोगों का ग्रुप का शासन होता है, और फिर होता है जनता का शासन, जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। अभी तीनों में से लोकतंत्र, यदि राजा रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ से रहेगा भाई, जनता का शासन रहेगा ही नहीं ना, लोकतंत्र खतरे में हो गया ना भाई। इधर राजा कह रहे मैं हूँ राज, तो डिसीजन किसका होगा, राजा का होगा, तो जनता कहाँ जाएगी, से जनता तो कहीं नहीं जा भाई, फिर फंसेगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। समझे नहीं समझे, इतना कहने का मतलब ये है, समझे। फिर आगे क्या दो, अब सरकार का क्या नजरिया था, जो हमारी गवर्नमेंट थी, अब वो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली बताओ। अब गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार तो उस समय बन गई थी, सितंबर 1946 में उनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। अब स्टार्ट अंतरिम सरकार बनी, बाद में मेन सरकार बन गई हमारी, प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उप प्रधानमंत्री किसको बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दे दिया। जैसे अभी एट प्रेजेंट कौन, अमित शाह वगैरह है, तो वही गुजरात से भी था। तो उसने क्या किया, पूरा सिस्टम से अपना एक सिस्टम बनाया, और कुछ न कुछ उनको क्या लेना था, डिसीजन लेना था, गवर्नमेंट अप्रोच। अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी, माउंट बैटन योजना के तहत रजवाड़े रियासत भारत और पाकिस्तान में जाने के लिए स्वतंत्र थी, वो उनकी मर्जी। ये तो हमने पहले डिस्कशन कर लिया। माउंट बैटन योजना याद रखना है, 3 जून को आई थी। कब आई थी भाई, 3 जून 1947। भारत ने, इसके तहत भारत को क्या मिली, आज़ादी मिली, और इसके बाद में भारत का विभाजन भी 3 जून योजना के तहत कर दिया, भारत और पाकिस्तान के नाम से। और ये जो रजवाड़े थे, रियासतें थी, इनको बोला कि आप लोग जो मर्जी करो, आपको इच्छा है, हम आपके ऊपर कोई शासन, देसी रियासतों क्या बोला कि हम आपके ऊपर कोई शासन नहीं चलाएंगे, आज के बाद आप लोग स्वतंत्र है, चाहे भारत में जाओ या पाकिस्तान जाओ या अपने आप को स्वतंत्र घोषित करो, आपकी मर्जी, हम इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। समझ रहे ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या, सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रियासतों को भारत में सम्मिलित कर दिया। तो सरदार पटेल प्लेड ए हिस्टोरिक रोल बाय मार्जिनिंग मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया। मैक्सिमम को क्या किया, इंडिया का पार्ट बना दिया भाई। सरदार पटेल ने कैसे भी प्यार से समझाया, जहाँ जतपुरी थोड़ा सा चाटा भी मारा, जहाँ जतपुरी वहाँ आँख भी दिखाया, जो उनको यह हथियार यूज लेना, साम दाम दंड भेद, चाणक्य की नीति, कैसे भी करके मैक्सिमम को क्या किया, भारत का अभिरंग बना दिया। अपना एक लेटर लेके जाते, चलो चाय पीने के लिए आ जाओ, और बोलते चाय नहीं कर दो, तो नहीं करूँगा, कर दो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करके बेवकूफ़ बना के कैसे भी करके मैक्सिमम को ले लिया कंट्रोल में, और भारत अभी हिस्सा बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ लोग थे। अब ऐसे कौन कौन से देखो, उड़ीसा में देखो 26 क्या है रियासतें थी, छत्तीसगढ़ में 15 रियासत, सौराष्ट्र में मैन कितना 14 रियासत और 119 छोटी मोटी, और राजस्थान में 19 रियासत हो गई। ऐसा करके बहुत सारी क्या थी, रियासतें थी। उन सबको क्या किया, एक करके भारत में मिला लिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो रजवाड़ों की, और उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी रियासतें क्या थी जो भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहती थी, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। उनके जो राजा थे, उनके निजाम थे, उनके जो नवाब थे, वो अपना मन मर्जी से सोच रहे कि हम लोग अपना एक अलग से देश बनाएंगे और मजे करेंगे आराम से। तो रजवाड़ों की 3 बातें, अब रजवाड़ों की क्या थी, 3 बातें थी। क्या भाई 3, अधिकतर भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहते थे। तो मैक्सिमम क्या थे, भारतीय जो पार्ट था, जो भारतीय संघ था, इंडियन फेडरेशन या इंडियन यूनियन, उसमें ये लोग क्या करते थे, सम्मिलित होना
चाहते थे। 1 नंबर। भारत का रुख क्या था? लचीला था, क्योंकि पाकिस्तान तो क्या देख रहा था, वहाँ तो धर्म के नाम पर बना है, और मैक्सिमम रियासत क्या थी? हिंदू रियासत थी, और वो पाकिस्तान में जाएगी तो उनके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ धर्म के नाम पर क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, कुछ भी करेंगे ना। तो ये इनको पाकिस्तान में जाने से डर लगता था, कुछ को लगता था, लेकिन बहुत सारे ये चारों तरफ से क्या बाहर से घिरा हुआ भी था। अब जैसे मान लीजिए हमने पीछे देखा था कौन सा, इंडिया का ये पूरा पार्ट, ऐसा करके ये पूरा पार्ट ऐसा था ना। तो इंडिया का मतलब हैदराबाद इधर है, जूनागढ़ इधर है, ठीक है, बीच में भोपाल है, त्रावणकोर है इधर। अब ये जो हैदराबाद वगैरह है, ये भोपाल वगैरह है, अब ये क्या है? भारत से पूरा घिरा हुआ है ज़मीनी। अब ऐसा तो है नहीं कि ये व्यक्ति डायरेक्ट पाकिस्तान में चला जाएगा, और पाकिस्तान तो इधर है, समझा रहा नहीं आ रहा? तो ये कैसे जाएंगे? तो इनके सामने प्रॉब्लम क्या थी? उसमें जाना मुश्किल था। मैक्सिमम को क्या बोला, आप लोग अंडर है कि भारत के अंदर, ये तो क्या करो, भारत का पार्ट बन जाइए। और दूसरा, भारत की थोड़ी पॉलिसी क्या थी? लिबरल थी। लिबरल मतलब उदार होना। कई बार क्या होता है, कुछ लोग उदार नहीं होते हैं, कुछ लोग उदार हो जाते हैं। तो उदार होने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारा काम बन जाता है। और उदार नहीं, अपना वो क्या दिखाएंगे, टाइट रह के काम करेंगे, तो कहीं कहीं टाइट होना भी प्रॉब्लम हो जाती है। जज प्रति वहाँ टाइट होना पड़ता है। जब काम सीधी अंगुली से निकल रहा है तो टेढ़ी अंगुली क्यों यूज़ करेंगे? नहीं करनी ना। तो ऐसे ही क्या किया सरदार पटेल ने, धीरे धीरे ऐसे जहाँ जब टेढ़ा करना है तो वहाँ टेढ़ा करना पड़ा। तो भारत का रुख क्या था? लचीला था, और कुछ इलाकों में स्वायत्ता देने को लिए भारत क्या था? तैयार था। भारत ने बोला जम्मू कश्मीर भी ये स्वायत्ता मांग रहा, लेकिन उसके साथ में कुछ शर्त रखे, भारत का पार्ट बनना चाहता है, तो हमारे लिए क्या है? वेलकम, स्वागत। ऐसे करके भारत ने क्या किया? एक बार साइन करवा दो इनको, और कुछ नहीं, बाद में देखेंगे मैटर होगा जो। अब फिर क्या हुआ? सीमांकन के सवाल पर अब लास्ट में देखो, सीमांकन मतलब क्या हुआ? जो बाउंड्रीज वगैरह कैसे बनानी, कौन सी रियासत को कौन सी बाउंड्री वगैरह देनी है, क्या होना है, इसको लेकर क्या हुआ? खींचतान थी, और अर्थात देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का क्या हुआ? सवाल अहम था। अब हमारे सामने क्या हो गई? मतलब बाउंड्री बनाना कौन कौन सी है, इसको लेकर ये आपस में झगड़ने लगे। अब भारत के सामने प्रॉब्लम आ गई क्या? कि हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है और एकता है उसको कैसे बनाए रखेंगे, आपस में मिलकर कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं मन मर्जी बीच में झगड़ने लग गई तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम होगी नहीं होगी हमारे सामने? तो ज़रूर होगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 तक अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए एक सहमति पत्र, अब ये नाम याद रखना है, और ये किसके अंतर्गत था? ये था गृह मंत्रालय के अंतर्गत, याद रखो, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के मिनिस्टर कौन थे? होम मिनिस्टर बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नाम याद रखना है। अब उन्होंने क्या किया? सहमति पत्र जारी किया, और सहमति पत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। याद करके रखना दोस्तों, क्वेश्चन आता है कई बार, कौन से पत्र पे जो रजवाड़े लोगों ने, देसी रियासत के राजाओं ने साइन किया था, निजाम वगैरह, तो वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन याद रखो, सहमति पत्र, हिंदी में बोलते हैं सहमति पत्र। क्या आपकी और मेरी दोनों की क्या है? रजामंदी है, सहमति है, और मैंने जो साइन किया है वो जो सत्य है वो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, ऐसी हमारी क्या होती, बीच में सहमति हो जाती। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन मतलब होता है सहमति होना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इंस्ट्रूमेंट मतलब पत्र। तो ये कब जारी किया था? ये अगस्त 1947 से पहले ही स्टार्ट हो गया था। और किसने जारी किया था? ये गृह मंत्रालय से आया था। और गृह मंत्रालय में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय क्या थे? होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। इतना याद रहेगा नहीं रहेगा? मतलब ये गृह मंत्री थे उस समय, तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी। गृह मंत्री का काम क्या होता है? भारत के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखना, सुरक्षा को देखना। अंदर रक्षा का काम किसका होता है? डिफेंस मिनिस्टर का होता है। उसके लिए आर्मी देखती है। जो अंदर का मैटर होता है वो पुलिस वगैरह संभालती है, जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा का मैटर। अब सुरक्षा तो किसके अंदर में आता है भाई? जितनी भी सुरक्षा एजेंसी वगैरह है वो सब किसका पार्ट है? गृह मंत्रालय का पार्ट है। याद रखना, आगे आप पढ़ोगे पॉलिटिकल लेवल तो आपको मजा आएगा पूरा। तो ये सब गृह मंत्रालय का पार्ट है। पुलिस वगैरह का यूज़ करना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह सब यूज़ करना, ये सब नहीं। और अर्धसैन्य बल भी इसी का पार्ट है। अब लेकिन क्या हुआ आगे? लेकिन 4 रियासतें क्या थी? 4 अपने आप को तैयार नहीं करी। कितनी? 4। कि हम लोग तैयार नहीं भाई, हम गिनती में कितनी है? 4 है, लेकिन तैयार नहीं है। तो 4 कौन कौन सी है? देखो, एक तो है जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा कौन सा? मणिपुर। ये 4 क्या थे? ये 4 रियासतें थी, क्या थी? तैयार नहीं थी। बट फॉर प्रिंसली स्टेट नेमली जूनागढ़, हैदराबाद,
कश्मीर एंड मणिपुर फेस डिफिकल्टीज इन मार्जिंग हो गए। मतलब ये क्या, मर्ज होने को, भारत के साथ मर्ज होने को तैयार नहीं है, क्या हम लोग आपके साथ नहीं मिलेंगे, हमारा मन नहीं कहता कि हम लोग अलग रहने को रेडी है। तो ये चारों को आप कैसे करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़ भाई। कुछ उनके जुगाड़ के लिए कौन आएगा, सरदार जी आ जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे। तो इनके पास बहुत सारे हथियार है, हथियार के मतलब उनकी टेक्निक है, क्या क्या हमें किसके साथ में कैसे डील करना है। ये पटेल है, सरदार पटेल, और ये अच्छे से क्या करते थे, जानते थे कि हमें किसके साथ कैसे टैकल करना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये सरदार है। अब उन्होंने क्या बोला, हम भारत के इतिहास में एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं, कि हम लोग एक लेवल पे खड़े हैं, साथ ही साथ मिलकर चले तो देश को हम एक महानता की नई बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हुआ है, एक स्पीच रियासतों को एक पत्र लिख रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ में आइए, तो बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। यदि हमने एकता नहीं की और आपस में अपने आप को अलग अलग रख दिया, तो जब भी कुछ बाहर के कोई कंट्री ने आक्रमण कर दिया, कोई आपदा आ गई, जैसे अपने कोरोना पेंडेमिक आ गया, ऐसी बहुत सारी कुछ मुश्किल आ गई, तो आपके पास इतना संसाधन है नहीं, फिर आपके सामने प्रॉब्लम होगी, और भारत को भी प्रॉब्लम, आपको भी प्रॉब्लम, तो विपदाओं के घेरे में हम होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरीके से समझेगी, मतलब उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फिर क्या बोला, अगर हमने सहयोग नहीं किया तो सर्वसामान्य की भलाई के साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया, कि सबको साथ में मिलकर काम नहीं किया, तो क्या हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। नॉन वायलेंस, प्रेम से होंगे तो नॉन वायलेंस, प्रेम नहीं दिखाएंगे, मार काट होगी तो हिंसा फैलेगी, तो वायलेंस बढ़ेगा। और फिर क्या, अव्यवस्था होगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, और हमें एक सबको साए, कोई छोटा हो बड़ा हो, घेर लेगी, और हम बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। फिर हम बड़ी मुश्किल से, हम लगभग 200 वर्ष के बाद में क्या हो रहे हैं, आज़ादी मिल रही है। और उससे पहले भी हम लोग गुलामी थे, ब्रिटिशर्स के पहले मुगल थे, मुगल पहले सल्तनत काल था, पूरा गुलामी है, तकरीबन 1000 वर्ष तक हम लोग गुलाम रहे। और तो ये लोग अभी मौका मिला, उसमें भी हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश की एकता बनी रहेगी और सबका क्या होगा, भला होगा। सरदार पटेल ने क्या किया, 1947 में रियासतों के शासकों को क्या भेजा, एक पत्र लिख के भेजा कि कृपया करके जो मैं पत्र लिख रहा हूँ उसके ऊपर गौर करिए और हमारा साथ दीजिए। समझ आ रहा है ना। तो ये पटेल का, और पटेल का फोटो आप जानते हैं, ऐसा ही है। कौन सी रियासत भाई, हैदराबाद। अब हैदराबाद क्या है, एक रियासत थे। कौन, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ अभी फिलहाल में, हैदराबाद अभी तेलंगाना की क्या है, कैपिटल है, राजधानी है हैदराबाद। किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। लेकिन पहले ये बहुत बड़ी रियासत थी, एक देसी रियासत थी, रजवाड़ा थी ये, और रूल करती थी। अब ये रियासत चारों ओर से किससे, हिंदुस्तान से घिरी थी, चारों ओर से हिंदुस्तान नहीं घिरी, बीच में कोई पहाड़ नहीं, जमीन से घिरी हुई है। और यहाँ का शासक कौन, निजाम कहलाता था। यहाँ का जो रूलर होता था, शासक, राजा नहीं बोलते थे, वो मुस्लिम था। मुस्लिम होने की वजह से उधर नाम उनका क्या रखा, निजाम रखा। क्या रखा, निजाम। अब यहाँ का जो निजाम था, जिसका नाम क्या था, उस्मान अली खान नाम था, मीर उस्मान अली खान। अब ये मीर उस्मान अली खान जो नवाब है, निजाम है, अब निजाम क्या चाहता है कि हैदराबाद क्या रहे, आज़ाद रियासत रहेगी, आज़ाद रहेगी तो एक नया देश बन जाएगी, और वो अपना आप को क्या मानने लगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा मैं, उस्मान अली खान, याद रखो। और फिर क्या हुआ, नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ क्या हुआ, यथास्थिति बहाल का समझौता हुआ, और भारत सरकार ने बातचीत जारी रखी। मतलब ये 1947 तक तो क्या हुई, अपने साथ में सम्मिलित नहीं हुई, 15 अगस्त तक। लेकिन भारत सरकार ने फिर भी क्या किया, उनके साथ में संबंध बनाए रखे, और लेटर के माध्यम से कुछ मैसेज वगैरह भेज के क्या किया, उनको भारत की तरफ लाने की कोशिश जारी रखी भारत सरकार ने, बंद नहीं किया, क्योंकि भारत को किसी भी हालत में एक होना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रखा। और इसी दौरान तेलंगाना के किसान, विशेष महिलाएं भी उसमें साथ थी, अत्याचार को लेकर निजाम के खिलाफ आंदोलित हो गए। अब जो किसान थे वहाँ के लोग, और विशेषकर हिंदू वगैरह जो वहाँ के और लोग, और मुस्लिम लोग भी, अब ये निजाम था, निजाम मतलब क्या हुआ, राजा का शासन है। अब राजा मन मर्जी करेगा ही करेगा। हम लोगों को देख तो लोकतंत्र में अभी, और इस लोकतंत्र में भी ये लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। इन्होंने आंदोलन कर दिया, इन किसानों ने विशेषकर। फिर उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन के अगेंस्ट में वहां का निजाम क्या करेगा, कुछ एक्शन तो लेगा भाई।
अब इसने क्या किया, और इसके साथ में कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस ने भी क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। इस आंदोलन में जो कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह थी और वहाँ की जो हैदराबाद कांग्रेस पार्टी थी, उसने भी क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं गई और क्या बोला कि हम लोग भारत में सम्मिलित होंगे और राजा यहाँ का निज़ाम हमें क्या करता है, शासन नहीं स्वीकार है, यहाँ के निज़ाम का शासन हमें स्वीकार नहीं है, हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमें लोकतंत्र की डिमांड है। और फिर निज़ाम ने अर्धसैन्य बल भेजा। अब निज़ाम ने क्या किया, अपनी जो आर्मी थी उनके बाद जो अर्धसैन्य बल था, तो उन आर्मी को या फोर्स को, उसका नाम क्या था भाई, ये नाम याद रखो, रजाकार नाम था। क्या नाम था, रजाकार। आपको याद रहेगा, यहाँ की आर्मी क्या करती थी, लोगों को सजा देती थी, सजाकार, तो उसका नाम क्या हो गया, रजाकार। नाम क्या हो गया, रजाकार। याद रहेगा नहीं रहेगा, रजाकार बोलते थे। वहाँ की जो हैदराबाद की आर्मी को, मतलब हैदराबाद की अर्धसैन्य बल था, अपनी खुद की उनकी क्या थी, सेना थी, जिसको क्या नाम दिया, रजाकार नाम दिया हुआ, याद रखो। अब रजाकार आपको याद नहीं रहता है तो आपको बोलना कि ये लोगों को सजा देती थी, तो सजाकार, सजाकार से याद क्या रहेगा, रजाकार। और माध्यम से गैर मुसलमानों को दबाने का क्या किया, प्रयास किया। उसने कहा जो विरोध करे, आंदोलन करे, उनको दबाओ। तो इन आर्मी ने क्या किया, ये बहुत क्रूर अत्याचारी थी और ये महिलाओं को, बच्चों को बलात्कार करना, उनके साथ रेप करना वगैरह, लूटना, ऐसा बहुत उन्होंने काम किया, उल्टा पुल्टा काम किया। तो वहाँ के लोग भी क्या थे, परेशान थे। भाई राजा कब से भला करेगा हमारा, यदि राजा भला करता तो सब जगह लोकतंत्र की डिमांड क्यों हो रही है। इसलिए हमें तो क्या चाहिए, जनता का शासन चाहिए ना। तो लूटपाट, हत्या और बलात्कार की घटनाओं की वजह से भारत सरकार ने सितंबर, याद रखो, डेट याद रखो, सितंबर 1948 में क्या किया, डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया, वहाँ आर्मी भेज दी, सेना भेज दी। सेना भेज स्थिति को नियंत्रित किया और निजाम की ने आत्मसमर्पण किया। जैसे ही वहाँ सेना जाती है, कुछ समय के लिए वॉर होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, और फिर बाद में क्या हो जाता है वहाँ का। अभी हैदराबाद कितना बड़ा था, देखने में बड़ा भले ही हो ना, लेकिन भारत सरकार तो पूरा भारत है, तो उसके सामने इनकी क्या थी, ज़्यादा औकात नहीं थी। कुछ समय के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम बोला कि सरदार जी प्लीज़ बचा लीजिए, आज के बाद हम किसी को नहीं कूटेंगे, आप कहाँ बोलो, कौन सी जगह साइन करना, बोलो, हम करते हैं अभी साइन। ऐसा करके क्या किया, इस निज़ाम को भी कंट्रोल में दिया और हैदराबाद को सितंबर 1948 में भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो ये आपको हैदराबाद भारत का क्या बन गया, अभिन्न अंग बन गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का क्या बन गया, अभिन्न अंग। अब ये देखो निज़ाम है, इनका नाम क्या था भाई, अभी मैंने आपको बोला था उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान, ये हैदराबाद का निज़ाम था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये पिक्चर कब की है, ये पिक्चर है जब 1948 में सितंबर में क्या हुआ, साइन हो गया। तो निज़ाम कहाँ, दिल्ली वगैरह आए, तो उधर ये फोटो वगैरह ले रखा है। हम दोनों ने मिलकर क्या करिए, साइन करवा के हैदराबाद और भारत के बीच में संबंध बन गए और हैदराबाद भारत का पार्ट बन गया। अभी हैदराबाद भारत का ही पार्ट है, समझा नहीं है। तो एक रियासत सरदार वल्लभ भाई ने क्या किया, समाधान कर दिया। वो सरदार है इसलिए तो आयरन मैन है। अब सरदार पटेल के बारे में थोड़ा देख लीजिए। सरदार पटेल कौन थे भाई, उनका जन्म कब हुआ, देखो 1875, याद रखना 1875 में क्या होता है, उनका जन्म होता है गुजरात में। और उनकी डेथ कब हो गई, 1950 में हो गई थी, 1950 में। देखो अब भारत आज़ाद होता लगभग वो कितने वर्ष के थे, 70 वर्ष से भी ऊपर थे, 70-72 वर्ष के थे। और तब भारत आज़ाद, उस समय वो कंटिन्यू काम कर रहे थे इतनी उम्र में भी। मतलब उस समय तो व्यक्ति क्या होता, 60 के बाद में तो ढीला हो जाता, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये व्यक्ति उस समय कंटिन्यू काम कर रहा था। 75 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने से पहले पूरे भारत का मैक्सिमम 95% तक समाधान करके गए थे, लेकिन एक जम्मू कश्मीर रह गया था, क्योंकि वहाँ थोड़ा मैटर अलग था और वो थोड़ा मैटर यूएनओ वगैरह चला गया, उसको हम डिस्कशन करेंगे अलग क्लास में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब सरदार वल्लभ पटेल का जन्म कब, 75 में हुआ 1800, और 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। और आज़ादी के बाद आंदोलन के नेता थे, कांग्रेस के नेता रहे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रथम गृह मंत्री कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देशी रियासतों को भारत में संघ में मिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसके अलावा 2-3 कमेटी बनी थी, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान लेकर आदि कमेटी बनी थी। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के क्या थे, ये सदस्य थे। ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित याद रखना है। और उनका सरदार नाम कब दिया, 1928 में बारदोली में क्या होता है, महिलाओं के द्वारा आंदोलन होता है किसानों को लेकर, और वहाँ पर टैक्स वगैरह बढ़ा दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो वहाँ की महिला क्या बोलती है, उनको सरदार की उपाधि देते हैं 1928 में, याद रहेगा ना। तो वहाँ से उनको क्या नाम दिया गया, सरदार
नाम दिया गया, और ये वकील वगैरह वकालत वगैरह भी करते थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई का थोड़ा सा आपको क्वेश्चन वगैरह आता तो याद रखना है। और इन्हीं के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे, कहाँ पर, नर्मदा नदी के किनारे पर सरदार सरोवर डैम के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति बनाई हुई है। किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, याद रखो। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट अभी जो है उन्होंने बना के दी है। अब आगे आ जाओ, मणिपुर। अब कौन? मणिपुर। हमने कितनी डिस्कशन किया था? 4 बोला था, तो 4 नहीं थी, 4 नहीं थी, 4। हैदराबाद अब समाधान कर दिया। अब आगे हमारे साथ कौन? मणिपुर। मणिपुर का भी समाधान अभी करते हैं हमारे। मणिपुर का राजा कौन था भाई? महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, याद रख लो। बोध चंद्र सिंह वहाँ का क्या था? राजा का नाम है। उधर कौन था? उधर मैंने बोला उस्मान अली खान था, मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद का पूछा जाए तो याद रख लो मीर उस्मान अली खान। बुक्स में आपको नहीं दिया है लेकिन मैं बता दूं, अली खान। ये तो था किसका? हैदराबाद का। और यहाँ का कौन है? यहाँ का है बोध चंद्र है, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड ही है, और वो मुस्लिम था। तो आज़ादी के पहले मणिपुर ने भारत के साथ विलय को लेकर एक क्या बताया? सहमति पत्र पर क्या कर दिए थे? साइन किया था। भारत से आज़ादी से पहले किसने कर दिया था? मणिपुर ने कर दिया था। अब मणिपुर ने क्या किया? भारत की आज़ादी के साथ में एक विलय पत्र ले लिया, सहमति हो गई। अब उसके बाद में एक शर्त क्या लगी? शर्त रखी कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। मणिपुर ये बोल रहा है कि हम लोग जो आपके साथ संबंध बना रहे हैं ना, हम अपने आप में क्या राजा है, आप भी क्या भारत सरकार है, तो हम आपके साथ मिलेंगे जरूर, लेकिन हमारी शर्त है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करिए। देखो मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी मणिपुर क्या जल रहा है, सब बहुत सारा मैटर चल रहा है, तो इसलिए आपको याद रखो। तो मणिपुर में क्या हो रहा है? अभी की घटनाएं भी हो रही है, और ये पहले भी प्रॉब्लम थी। तो मणिपुर अपनी आंतरिक जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता को लेकर क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा था पहले। तो भारत सरकार ने बोला कोई नहीं, हम आपके मैटर में एंटर पे नहीं कि आप हमें साइन कर दो बस, फटाफट हमारा काम हो जाएगा। अब उसके 3 मैटर थे आपको। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला? 3 सब्जेक्ट की हमें क्या देना? हमें चाहिए 3 सब्जेक्ट। डिफेंस का, एक तो डिफेंस सुरक्षा रक्षा का मैटर होगा, एक हमारा कम्युनिकेशन संसार का मैटर होगा, और एक जो विदेशी जो मामले होते हैं फॉरेन अफेयर्स। अब ये 3 आपको क्या करना? हमें देना। कौन कौन सा? फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस रक्षा का, फॉरेन अफेयर्स का मतलब हो गया विदेशी मामले, और तीसरे नंबर का कौन सा? तीसरे का आएगा अपना संसार का मैटर, संसार में कम्युनिकेशन के। ये 3 मैटर हमें दीजिए। बाकी आपके मैटर में कुछ भी हो, हम आपका कोई इंटरफेस नहीं करेंगे, आप केवल हमें बाहर से संबंध बनाना, कम्युनिकेशन करना और रक्षा का मैटर हमें दे दीजिए। फिर क्या हुआ? जनमत के दबाव के कारण जून 1948 में क्या होता है? वहाँ पर चुनाव होते हैं। सबसे पहले भारत में चुनाव सार्वजनिक मत से कहाँ होता है? अभी बता रहा हूँ आपको, मणिपुर में। चुनाव के तहत संवैधानिक राजतंत्र कायम हो, मतलब क्या? ड्यू टू पब्लिक प्रेशर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कैसा सिस्टम आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे नेपाल में है ना, अभी नेपाल में डेमोक्रेसी हो गया, पहले डेमोक्रेसी के अंदर क्या था? ऐसा ही सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम था। तो राजा संविधान से बंद गया अभी। और एस्टेब्लिश्ड थ्रू इलेक्शन इन जून 1948 में ये काम हो गया। तो मणिपुर भारत का क्या है? पहला भाग है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको बोलते हैं? जिसका एज क्या हो? 18 वर्ष से प्लस हो ना, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाए और कोई भेदभाव ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं, याद रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, याद रख लो, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। और ये सबसे पहले भारत में कहाँ मिला बताओ? मणिपुर में, जहाँ पर क्या एक एज को लेकर 20 हो 13 हो कोई भी हो, 18 एज अभी हमारी, पहले 21 थी। और अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल नंबर कौन सा? 326। आर्टिकल नंबर कौन सा? 326 में हमें मत देने का अधिकार, राइट टू वोट दिया हुआ है। तो हमारे संविधान में क्या होगा? सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? वैसे मणिपुर ने स्टार्ट किया। संविधान बनने से पहले ही उन्होंने वहाँ क्या दे दिया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर इलेक्शन हो गए थे उधर, इसलिए मणिपुर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी बार। ऑब्जेक्ट भी याद कर लेना, और 1 लाइनर क्वेश्चन आता तब भी याद। अब जो मणिपुर में ये मैटर होगा, वहाँ विधानसभा बन गई, लेकिन इस विधानसभा में क्या होगा? मतभेद होगा कि भारत के साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो बोलते कि हम लोग भारत के साथ में सम्मिलित होंगे, कुछ बोलते नहीं हम सम्मिलित नहीं होंगे।
तो मणिपुर कांग्रेस भारत विलय चाहती थी, लेकिन वहाँ के जो अन्य दल थे ना, अपोजिट पार्टी वगैरह, वो बोल रही हम लोग भारत के साथ में नहीं जाएंगे। तो ऐसा मैटर आपस में डिस्कशन हो रहा था। फिर क्या हुआ, भारत सरकार के प्रयास से महाराजा राजी होकर सितंबर कौन सा, हैदराबाद, सितंबर 1948 है, और यहाँ सितंबर 1949 है, मतलब सितंबर 1949 है इधर, और उधर सितंबर 1948 है। तो 49 में क्या हुआ, मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया, और मणिपुर भी क्या हो गया, भारत का पार्ट बन गया। अब मणिपुर का मैटर क्या होगा, सॉल्व हो गया, 2 मैटर सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन याद रखना, मणिपुर में सबसे पहले क्या होता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं। तो ये भारत में सबसे पहले कहाँ होते हैं, मणिपुर में होते हैं। इतना याद रखो, क्वेश्चन आता है और आपको याद रखना। और CUT की तैयारी कर रहे हो तो उधर भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, समझ रहे ना, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लास्ट में आ जाते, देखो इधर, ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल है और इधर है मणिपुर का राजा, लेकिन याद देखो रियासत की जनता है। अब देखो ये राजा कहाँ बैठा भाई, ये राजा बैठा है जनता के ऊपर बैठा है, उनको गद्दी बना रखा, दिख रहा है नीचे दबरी पिचरी है, और वो राजा क्या करता है, मनमर्जी करता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई क्या बोल रहे हैं कि अभी तो तुम रोको, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 3 मैटर दे दो, बाद में तुम लोग को देखेंगे तुम लोग जनता का कैसे शोषण करते हो। पहले हमें क्या चाहिए, 3 मैटर। विदेशी का मामले का मतलब क्या होगा, फॉरेन अफेयर, जो दूसरे देश के साथ में कैसे संबंध करना है, वो विदेश का मामला होता है। दूसरा बोलता प्रतिरक्षा, मतलब बोल दिया डिफेंस का मैटर है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो है ना रक्षा से संबंधित जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, उन सेना को बोला ये मैटर भी हमें दे दीजिए। फिर बोला आप लोग नहीं, ये जो संसार है ना, आप में कैसे बातचीत वगैरह करना है, कैसे समझ बनाना, ये मैटर हमें दे दीजिए। बस 3 मामले आप मुझे दे दो, आपको खड़ा नहीं होना, आराम से जनता का शोषण करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 मैटर पहले हमें दे दीजिए, इतना काम कर दो। तो ऐसे करके क्या कर लिए, साइन कर लेते थे। बाद में बोला ए उठो, जल्दी उठो, धीरे धीरे करके इनको लोगों को, राजा को क्या किया, कंट्रोल में किया इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। तो ये गवर्नमेंट, भारत सरकार बहुत समझदार है, कैसे कैसे इनको लॉलीपॉप देके क्या करना था, भारत में सम्मिलित करना था। तो ये आपको दिख रहा है। तो ये कार्टून क्या है, रजवाड़ों की जनता और वहाँ की शासकों की आपसी संबंधों के ऊपर क्या कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है कि कैसे ये लोग, राजा लोग क्या करते थे, अपने मजे के लिए जनता को लूटते भी थे, कूटते भी थे, कुछ भी करते थे। तो ये रजवाड़ा शासन अब धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हो गया, और इंदिरा गांधी ने पूरा एकदम खत्म कर दिया, 0 पर लेके आ गई वो, तो ऐसे किया था। अब देखो राज्यों का पुनर्गठन है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक जितना पढ़ा वो आप लोग एक रिवाइज कर लेना है, टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तक आपके पास है, उसको थोड़ा पढ़ लेना है, और बाद में लास्ट में चैप्टर खत्म होता है तो मैं कुछ क्वेश्चन बना के लेके आऊँगा, तो आराम से आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक और क्लास लूँगा, उससे पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे की क्लास में पूरा आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर 1 फिनिश। टोटल हमारे पास कितना है, 8 चैप्टर है, और उसके बाद उधर देर का 7, तो टोटल होगा 15 चैप्टर है। तो हम लोग 2-3 मंथ के अंदर इसको फिनिश कर देंगे आराम से, समझ रहे हैं। बाद में हमारा रिवीजन चलता रहेगा, और पॉलिटिकल सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी, आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछते, हम लोग एनी टाइम अवेयर रहेंगे, रेडी रहेंगे। इतना समझ में आया। और आप लोग मेरा साथ दीजिए और अच्छे से रहिए, आराम से वीडियो पूरा देखना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करिए, वेट करिए। ओके बाय, जय हिंद, मस्त रहो, हैप्पी।